Welcome to this new session in Unit 2 Connections, Lecture 3rd Assumption, Analysis and Design of Riveted Connections. So, in this session, we shall be discussing about assumptions in the theory of riveted joints and design specification. We will see only because strength analysis and design part, that numerical part, we will discuss later on. So today our main focus will be on assumption part and specifications. Okay, we will get to know what kind of specification we need to understand to totally understand the design part. Okay, तो बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले हम लोग एजम्पशंस के बारे में देखते हैं कि हमारा जो एजम्पशन क्या क्या रहता है जब हम डिजाइन करेंगे रिवेट को। ओके, ये जो हमारा है सेशन आउटलाइन, इसमें हम लोग एजम्पशंस पहले देख लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग जो डिजाइन पार्ट है, डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट फॉर एक्सियली लोडेड मेंबर्स एज पर IS 800-1984, इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स में हम लोग अलग अलग कुछ कुछ पार्ट पढ़ेंगे। पहले तो परमिसिबल स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारा स्पेसिफिकेशन है, जैसे डायमीटर आप बोलते हैं, जैसे आपने पिच देखा होगा। ठीक है, एज जॉइंट के एज डिस्टेंस की बात हम लोग करते थे, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है तो हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट और एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखनी है। ओके, फर्स्ट पार्ट इज assumption in analysis of riveted joint. तो assumptions, ठीक है, हमारा जो assumption क्या है, जब भी riveted joint करेंगे तो हम लोगों को ये मान के चलना होगा कि ये चीज़ें हम को assume कर लेना है कि नहीं ठीक है ये होता है, इस तरह से मानना पड़ेगा। तो बिकॉज आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। हम लोग अच्छा रिवेट ज्वाइंट करेंगे, दो प्लेट को ऐड कर रहे हैं, रिवेट कर रहे हैं, क्या फ्रिक्शन नहीं आएगा, आप ये सोचिएगा, क्या बेंडिंग नहीं आएगा, आप ये सोचिएगा। तो इन तरह की चीज़ें जो है, इसको हटाने के लिए हम सिर्फ एजम्पशन ले रहे हैं। तो यही डिजाइन का प्रोसेस है, तो हम लोग को थोड़ा सा एजम्पशन करना पड़ेगा। सबसे पहला यहाँ देखेंगे हम लोग, कहा जा रहा है कि रिवेट्स जो होते हैं, रिवेट्स आर एज्यूम्ड टू बी स्ट्रेस्ड इक्वली। मतलब जितने भी रिवेट लगे हुए हैं, मान लीजिए एक जॉइंट में हम लोगों को 25 रिवेट लगे हैं, तो 25 का 25 जो है सब में इक्वल स्ट्रेस आ रहा है। ठीक, ये हमको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका पहला एजम्पशन है। दूसरा देखेंगे कि द रिवेट होल इज एज्यूम्ड टू बी फिल्ड कंप्लीटली बाय द रिवेट, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बट एज्यूम करना पड़ेगा। मान लिया कि इस तरह का यहाँ पे होल है, तो जब रिवेटिंग करेंगे तो आपने देखा होगा जो प्रोसेस ऑफ रिवेटिंग है, हैंड हैमरिंग या पावर ड्रिविंग जो भी है, तो ये पूरा होल तो नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बहुत तो गैप रहता है। ठीक है, लेकिन अंडरस्टूड है, मान लेते हैं ऑलमोस्ट ये भर गया है। इसीलिए इसको हम लोग मान लिया है यहाँ पे कि जो होल होगा दैट वुड बी कंप्लीटली फिल्ड बाय रिवेट। ठीक है, रिवेट से कंप्लीटली फिल्ड होगा किसी भी रिवेटेड जॉइंट में। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा देखिए, फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट्स इज निगलेक्टेड। जो फ्रिक्शन होगा प्लेट के बीच का, जैसे ये हम लोग बात करते हैं दिस, और ऐसे हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, इस पोर्शन में। ठीक है, तो लेकिन फ्रिक्शन को हम लोग क्या करते हैं, उसको निगलेक्ट कर देंगे, फ्रिक्शन को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो एक चीज़ ये हो गया। अगेन आप देखिए नेक्स्ट, शियर स्ट्रेस इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिवेट। मतलब जब रिवेट की बात करेंगे तो उसका ग्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा हो जाएगा, जैसे ये बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए, तो ये जो है यही तो ग्रॉस सेक्शनल एरिया है। मान लीजिए जो होल का डायमीटर है उसी की बात हम लोग कर रहे हैं, डी की बात कर रहे हैं, राइट, डी की बात कर रहे हैं, ना कि फाई की बात कर रहे हैं। ग्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं कि जो रिवेट होल होगा कंप्लीटली फिल्ड बाय द रिवेट। ठीक है, इसलिए जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें हर जगह पे आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे आप यूडीएल पढ़ते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैसे पढ़ते थे कि एक बीम है और उस बीम पे हम लोग देखते थे कि हर जगह मतलब मान लिया इसका अगर 5 किलोन्यूटन पर मीटर होता था, हम मानते थे कि हर मीटर में 5 किलोन्यूटन का लोड होगा। तो पर यूनिट जो है आप अगर देखेंगे तो वो 5 किलो दिखता था हर जगह 5 किलो न्यूटन पर यूनिट।
जो उसका मीटर है। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम लोग एज्यूम कर चुके हैं कि सब जगह शियर या स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म होगा। ओके, ये भी हमारा एजम्पशन है, इसको याद कर लीजिएगा बिकॉज ये पूछा जाएगा आपको कोई एग्जाम में। ठीक है, अगर लिखना होगा आगे लिखना होगा, राइट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो अगेन नेक्स्ट हमारा जो है एजम्पशन देखेंगे, स्ट्रेस इन प्लेट इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म। अब जो स्ट्रेस आएगा, मान लीजिए टेंसाइल फोर्स लग रहा है दो प्लेट के बीच में, तो उसमें जो भी स्ट्रेस आएगा वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब हर जगह क्या होगा, उसी तरह का हम मानेंगे कि लग रहा है, राइट। जो प्लेट होगा इसमें हम मान के चलेंगे कि सब जगह पे यूनिफॉर्मली स्ट्रेस हमारा लग रहा है। किसी भी पार्ट को आप देखेंगे तो वहाँ बोलेंगे हाँ इस तरह का स्ट्रेस है, यहाँ पे भी जाएंगे तो उसी तरह का स्ट्रेस दिख रहा है, तो हर जगह वहाँ पे आपका यूनिफॉर्म है, ये भी हम लोग मान चुके हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, द सेंट्रॉइड ऑफ रिवेट ग्रुप इज ऑन द एक्सिस ऑफ लोडिंग। मतलब जो हमारा एक्सिस ऑफ लोडिंग है, जैसे हम यहाँ पे एक्सियल लोडिंग की बात करते हैं कि हमारा जो लोडिंग होगा वो एक्सियल होगा, ठीक है, इसेंट्रिक नहीं होगा, है ना। हम मान के चलते हैं कि जो हमारा लोडिंग है इस तरह का है, पी इधर लग रहा है तो पी इधर लग रहा है, कोई इसेंट्रिसिटी नहीं है। मान लिया जाए अगर हम ऐसे बोलते हैं पी यहाँ लग रहा है और कुछ डिस्टेंस ऐसे आपको हम दे देंगे पी, तो ये इसेंट्रिसिटी हो गया ना, तो ये चीज़ यहाँ नहीं है। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, मतलब कॉन्सेंट्रिक है, एक ही लाइन में आपको दिखेगा। तो जो भी सेंट्रॉइड होगा रिवेट ग्रुप का, मान लीजिए जितना भी रिवेट लगा है 20 रिवेट लगा है, तो 20 रिवेट को इस तरह से हमको पुट करना होगा, इस फैशन में वहाँ पे रिवेटिंग करके तैयार करना होगा ज्वाइंट को, कि उसका टोटल जो सेंट्रॉइड होगा, ठीक है, रिवेट्स का, वो कहाँ लाई करेगा, जो एक्सिस ऑफ लोडिंग है, ठीक है, जो आपका सेंटर है, ठीक है, वहाँ पे उसको कंसंट्रेट होना चाहिए, राइट। तो ये हमारा एक एजम्पशन और है। उसके बाद देखिए, बेंडिंग ऑफ रिवेट इज निगलेक्टेड। तो एक क्वेश्चन आया था पिछले सेशन में, किसी ने पूछा था कि बेंडिंग भी क्यों नहीं आ रहा है। तो इसमें भी हम लोग क्या करें, बेंडिंग तो आएगा, थोड़ा बहुत आ सकता है, ग्रिप बहुत बड़ा हो जाएगा तो बेंडिंग आने का चांस ज़्यादा है। तो बेंडिंग जो है इस भी आ सकता है इसको, लेकिन हमको क्या करना है, इसको निगलेक्ट करके लेके चलना है, राइट। तो बेंडिंग को हम हटा दिया। ओके, चलिए उसके बाद देखिए, बियरिंग, बियरिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म बिटवीन प्लेट्स एंड रिवेट। ये भी हम मान के चल रहे हैं कि दोनों के बीच में यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, बियरिंग स्ट्रेस जो होगा दोनों में यूनिफॉर्म लग रहा होगा, प्लेट्स में भी और रिवेट में भी। जहाँ पे होल होता है जनरली आप वहीं पे बियरिंग की बात करेंगे, राइट। जो होल होता है प्लेट में तो यहीं पे ना लगता है, ये जो मैं बहुत बता रहा था आपको चारों तरफ से, ये रिवेट पे लग रहा है। अगर प्लेट की बात करेंगे तो प्लेट पे कुछ ऐसा लग रहा होगा, है ना। तो इस तरह से ये बियरिंग जो होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा, जो भी प्लेट्स है या रिवेट है। अगेन वी हैव वन मोर एजम्पशन, स्ट्रेस कंसंट्रेशन सराउंडिंग द रिवेट होल्स इज निगलेक्टेड। और जो भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन इसके अबाउट आएगा, इसके अबाउट कोई भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन उसको निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। कुछ कोई भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन करने का मतलब एडिशनल किसी बात की करें कि हाँ वहाँ पे सिर्फ होल के जो है चारों तरफ की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस जो आएगा रिवेट में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेट में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म आएगा। ओके, बट जो रिवेट है उसके चारों तरफ स्ट्रेस का कंसंट्रेशन नहीं बनना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो ब्रेक करेगा, ठीक है, वहाँ से हमारा जो कनेक्शन है वो ठीक नहीं रहेगा, लूज हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और यही एजम्पशन है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाए, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे जो डिजाइन है रिवेटेड जॉइंट का, उसकी बात हम लोग करने जाएंगे। और इसमें हम लोग कुछ स्पेसिफिकेशन देखेंगे, कुछ परमिसिबल स्ट्रेस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि आपको जानना चाहिए बिफोर गोइंग टू डिजाइन। ओके, तो चलते हम लोग पहले उस स्पेसिफिकेशन पार्ट को देख लेते हैं। अब कुछ जो डेफिनेशन है, राइट, सम बेसिक डेफिनेशंस आते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ कुछ हम लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट। क्या आप जानते हैं व्हाट इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट? तो आई थिंक यस यू नो, जो भी शंक का डायमीटर होता है दिस इज कॉल्ड फाई, और यही फाई जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल डायमीटर। सो नॉमिनल डायमीटर इज नथिंग दैट इज द डायमीटर ऑफ शंक ऑफ द रिवेट। ओके, when in the cold
व्हेन इन कोल्ड स्टेट ओके इज कॉल्ड नॉमिनल डायमीटर, मतलब उसको हॉट करेंगे तो वो फैलेगा, एक्सपेंड करेगा, और वो जो हैगा रिवेटिंग जब करेंगे तो उसमें उसको इंसर्ट करके रिवेटिंग कर देंगे। तो इन हॉट कंडीशन क्या होगा, वो थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कोल्ड कंडीशन की बात करें। तो नॉमिनल डायमीटर इज नथिंग दैट इज द डायमीटर ऑफ सैंक ऑफ द रिवेट। ये जो सैंक जिसको बोलते हो आप, ये पार्ट, इसको इसका डायमीटर। चलिए अगेन वी हैव ग्रॉस क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सॉरी ग्रॉस डायमीटर क्या होता है। तो ग्रॉस डायमीटर क्या है, दिस इज द डायमीटर ऑफ होल। जो होल होता है उसका डायमीटर जो है उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रॉस डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ होल इज नथिंग दैट इज इक्वल टू ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। ठीक है, तो द डायमीटर ऑफ सैंक ऑफ द रिवेट व्हेन हॉट, मतलब अगर उसको गर्म कर दीजिएगा तो वो क्या होगा, आपका होल का जो डायमीटर है उसके अराउंड हम मानते हैं कि इक्वल हो जाएगा, राइट, कंप्लीटली फील करेगा होल को। तो ये चीजें हैं, इसको हम डी बोल रहे हैं। तो बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि डी, ये जो डी है इसको हम लोग बोल रहे हैं डायमीटर ऑफ होल, और फाई जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट। और अगेन अगर डी की बात करेंगे तो इसको हम लोग ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट भी बोल सकते हैं। चलिए इसका स्पेसिफिकेशन बाद में देखेंगे, जो भी सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है इसके बारे में। उसके बाद देख लेते हैं पिच क्या होता है। ठीक है, पिच का डेफिनेशन अगर पूछा जाएगा आपसे तो पिच का लिख सकते हैं, पिच ऑफ द रिवेट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट। दो रिवेट के बीच में जो दूरी होगा, मतलब सेंटर टू सेंटर, इसी को हम लोग बोल रहे हैं पिच। ठीक है, स्मॉल पी से इसको डिनोट करते हैं। ये आपका पिच हो गया, मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जिधर फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में मेजर, उस डायरेक्शन में जो होगा उसके पैरेलल होता है, ये कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो होता है जहाँ पे वाइट प्लेट्स आते हैं वहाँ पे ये चीज उल्टा हो जाएगा, राइट। मतलब जिधर नंबर ऑफ आपको रिवेट ज्यादा दिखेगा समझिए कि उधर पिच हो जाता है, मतलब वाइट प्लेन, मतलब उसमें नंबर ऑफ रिवेट्स बढ़ जाएंगे उस साइड में, तो उधर पिच हो जाएगा। मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो मानना इतना आपको है कि सेंटर टू सेंटर, मतलब जो एक रिवेट यहाँ है इसका सेंटर और इसका सेंटर, दोनों का सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग पिच बोल रहे हैं। एंड इट इज मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का डायरेक्शन अगर इधर है पी और पी, तो इधर जो होगा पिच हो गया, ये पिच हो गया। ओके, बट इन केस ऑफ वाइड प्लेट ये जो होता है आपको उल्टा हो जाता है, जो आपका फोर्स मान लीजिए इधर लग रहा हो तो पिच उधर दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, इसको आप ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। चलिए ये तो डेफिनेशन है, अभी समझाऊंगा और चीज़ों को। गॉज डिस्टेंस किसको बोलेंगे, ठीक है, गॉज डिस्टेंस द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स ऑफ एडजेसेंट चेन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक यहाँ पे रिवेट ऐसे किया हुआ है, ऐसे करके एक आपको इस तरह से किया हुआ है। तो देखिए एक तो लाइन ये हो गया, इसको गॉज लाइन बोलते हैं, एक ये लाइन हो गया। तो ये क्या लाइन है, ये चेन का लाइन है, मतलब इस तरह की चेनिंग बनी हुई है, हम लोग चेन पैटर्न में रिवेट लगा रहे हैं। तो एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको गॉज डिस्टेंस बोलेंगे, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको पिच बोलेंगे, इन दोनों के बीच का जो होगा पिच बोलेंगे। तो इस तरह से ये पिच हो जाएगा तो वो गॉज हो जाएगा। ठीक है, पिच और गॉज में समझिए कि राइट एंगल का फर्क है, राइट एंगल पे गॉज हो गया अगर चले गए आप, और वाइस वर्सा जो है आपका रहेगा। इट इज मेजर्ड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसके राइट एंगल पे इसको मेजर करते हैं, जिधर फोर्स लग रहा है उसके 90 डिग्री के डायरेक्शन में चले जाइए, वहां पे गॉज दिखेगा आपको। चलिए उसको फिगर से हम लोग देख लेंगे। एज डिस्टेंस की बात करेंगे, सो एज डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ द एडजेसेंट एज ऑफ द मेंबर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिवेट होल। ठीक है, एज मतलब क्या होता है, किनारा, मतलब कोई भी प्लेट का जो किनारा होगा जहाँ पे प्लेट खत्म हो जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं, वहां से लेके जो नियरेस्ट आपको जो भी होल दिख रहा होगा, जो भी रिवेट होल दिख रहा है, उसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगा एज का, वही एज डिस्टेंस है। ठीक है, तो आपको फिगर में मैं बताऊंगा आपको, जैसे ये देख लीजिए, ये प्लेट यहाँ एंड हो रहा है, तो ये आपको क्या है, एज डिस्टेंस। अगर यहाँ से यहाँ की बात करें तो ये भी क्या है, एज डिस्टेंस। तो दोनों साइड ये एज डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। ओके, एक और आपको पिच आता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेगर्ड पिच बोलते हैं।
या इसका दूसरा नाम है रील्ड पिच, ये भी बोलते हैं। तो स्टेगर्ड पिच क्या है? अकर्स इन केस ऑफ जिगजैग रिवेटिंग। जहाँ पे जिगजैग रिवेटिंग होता है, मैंने बताया होगा आपको एक बार, जहाँ पे जिगजैग रिवेटिंग होता है वहाँ पे आपको जो स्टेगर्ड पिच की ये बनती है, ठीक है, संभावना बिटवीन द डबल रिवेटेड लाइन। तो यहाँ पे क्या है आपको, दिस इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव रिवेट्स, इट इज मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द मेंबर। वो आपका जो हो जाएगा स्टेगर्ड पिच हो जाएगा, ठीक है। एक और डेफिनेशन यहाँ देख लेते हैं हम लोग रिवेट लाइन का, जो कि है रिवेट लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन along which the rivets are placed। ठीक है, वो रिवेट लाइन हो गया। मतलब एक लाइन, इमेजिनरी लाइन अगर खींच दें ऐसे करके और इसमें रिवेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया रिवेट लाइन, ठीक है, इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये तो आपका स्टेगर्ड पैटर्न है। तो इसमें आपका देखेंगे हम लोग कैसे कैसे इसमें पिच डिफर होता है, ठीक है, गॉज कहाँ पे आता है, वो चीज़ें एक सिंपल सा भी दिखाऊंगा और भी। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, ये क्या है आपका एक जिगजैग पैटर्न का यहाँ पे लैप ज्वाइंट है ये, ठीक है, दिस इज अ लैप ज्वाइंट। क्यों लैप ज्वाइंट है, देखिए आप यहाँ पे क्या है, दो प्लेट को ओवरलैप किया हुआ है। दिस इज द ओवरलैपिंग डिस्टेंस, आप यहाँ से वहाँ देख रहे होंगे, है ना, ये ओवरलैपिंग का डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। उसके बाद क्या किया गया है कि यहाँ पे स्टेगर्ड पैटर्न में बिछाया गया, मतलब एक यहाँ पे लगाया गया तो एक यहाँ लगाया गया। देखिए दो लाइन है ना, एक लाइन ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे में नहीं है। क्या है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, इस तरह से, इस तरह से। फिर तीसरा देखिए लाइन, एक यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ये दोनों जो इस तरह की जो भी है, जब भी इस तरह का कुछ फॉर्मेशन हो तो आप समझ जाइए इसको हम लोग बोल रहे हैं जिग जैग पैटर्न, राइट। अगर मान लीजिए यहीं पे ये इस तरह से रहता, एक यहाँ रहता, एक यहाँ रहता, एक यहाँ रहता, और इसके जस्ट नीचे भी ऐसे ही रहता, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेन पैटर्न। ये चेन पैटर्न हो जाता। और इसमें आप लोग अगर कहते तो एक ये लाइन हो गया, एक आप देखेंगे ये लाइन हो गया, ठीक। इन दोनों के बीच में जो बोलते हैं इसको गॉज बोल देते हैं। उसके बाद ये सब पिच हो जाता है, ये सब पिच हो जाता है, ये सब पिच हो जाता है। पिच जब भी बोलेंगे तो आपको समझना है सेंटर टू सेंटर, ओके, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये आपको समझ लेना है। तो यहाँ देख लीजिए जो भी पिच है, मतलब यहाँ से लेके इन दोनों के बीच की दूरी जो है, इसको हम लोग बोले स्टेगर्ड पिच, इसको एस से डिनोट करते हैं। और जनरली जो नॉर्मल पिच होता है उसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ से यहाँ तक का जो है स्टेगर्ड पिच, ये स्टेगर्ड पिच, ये भी स्टेगर्ड पिच, इस तरह से स्टेगर्ड पिच, ये सब। उसके बाद ये जो होगा इसको बोलेंगे एज डिस्टेंस बोलेंगे, इसको ई या ए से डिनोट करते हैं। ये देख लीजिए दिस इज ऑल्सो एज डिस्टेंस, राइट। तो एज डिस्टेंस पता चल गया आपको। अब ये जो इसके दोनों के बीच की बात दिख रही होगी, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर जा रही है, ये गॉज है यहाँ पे, ठीक है, ये गॉज है। तो इस तरह से, ठीक है। तो यही केस है, अगर चेन रिवेटिंग की भी बात करेंगे और इस तरह कुछ होगा तो आप समझ लीजिए कि ये वाला गॉज लाइन, गॉज हो गया, गॉज ये बोलेंगे इसको गॉज डिस्टेंस। और यहाँ पे भी जो एंड कनेक्शन हुआ यहाँ से देख लीजिएगा ये एज हो जाएगा। कोई भी कॉर्नर पे जो है ना रिवेट, उसको पकड़िए और उससे देख लीजिए एज कहाँ पे है, वही एज डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या ये चीजें? ये सर एक्स्ट्रा का पीस से हाफ होता है। हाँ देखिए, स्टेगर्ड पीस यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि हाफ होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हाफ होगा। कहने का मतलब कि हम जब भी बात करते हैं तो एडजेसेंट रिवेट की बात करते हैं, एडजेसेंट रिवेट की बात करेंगे। और जब एडजेसेंट रिवेट की बात करेंगे तो कहीं भी आए, ठीक है, मतलब एक यहाँ आ रहा है और इसके नज़दीक ये आ रहा है, तो यही लेंगे हम लोग, इन दोनों के बीच में लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये पैटर्न ही ऐसा है, ये फैशन ही इस तरह का है, अरेंजमेंट ही इस तरह का है कि इसमें आपको स्टेगर्ड पिच इस तरह का दिखता होगा, है ना। नॉर्मली अगर इन जनरल बात करें नॉर्मल पिच की बात, तो नॉर्मल पिच यहाँ से यहाँ जाता है, एक ही लाइन में दिख जाता है हमको। लेकिन जब स्टेगर्ड पिच की बात करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का पैटर्न है कि आपको ये लेना पड़ेगा, क्योंकि नज़दीक आपको सबसे ये आएगा, तो ये लेना पड़ेगा। गॉज में देखेंगे तो ये दोनों नज़दीक आ रहा है, तो एडजस्टेंट लेना होता है, ये ध्यान रखना, एडजस्टेंट लेना होता है, न कि एक ही लाइन में लेना होता है, ये नहीं है, ठीक। चलिए, तो ये तो जिगजैग का केस था और एक चेन का मैंने बताया आपको सिंपल सा। एक और केसेस क्या होते हैं कभी कभी, आगे चल के दिखाऊं मैं आपको।
जहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो यहाँ दिख रही है, और जो ये चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा उल्टा लग रहा होगा कुछ चीज़, है ना। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि पिच इसको क्यों बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ क्या है, जब भी हम लोग बात करेंगे वाइड प्लेट की बात करेंगे, तो उस केसेस में क्या हो जाते हैं, हमको नंबर ऑफ रिवेट जो है किधर बिछाना पड़ेगा वाइड प्लेट के केस में। तो नंबर ऑफ रिवेट हमको ज़्यादा इधर बिछाना है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमको नंबर ऑफ रिवेट बिछाने हैं। तो हम कहाँ कहाँ बिछाएंगे, तो ये हमको पता कहाँ चलेगा, तो ये पता चलेगा हमको पिच से। पिच का जो स्पेसिफिकेशन है हमारे कोड से पता चल जाता है। तो जो पिच होगा उसको बिछाने, मतलब उस पर हमको रिवेट का होल करना पड़ेगा, ठीक है, उतने उतने पिच पे। तो इसलिए क्या हो जाता है, जो वाइड प्लेट की बात करते हैं तो जो हमारा पिच है वो इधर आता है, ठीक है, इस तरफ में। मतलब मान लीजिए यहाँ दो दो रहता और ये वाइड प्लेट है, तो आपको ये क्या हो जाता है, आपको इधर वाला पार्ट पिच हो जाता, इधर वाला गॉज हो जाता, ठीक है, ये गॉज हो जाता, ठीक है। इधर आपको दो लाइन दिख रहा है, इधर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे दिखेंगे। तो बट ज्वाइंट का जब भी केस देखिएगा ना आप लोग, उसमें इस तरह का पिच का कंडीशन आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आएंगी। और जहाँ भी हम लोग विड्थ कम है, वाइड प्लेट नहीं है, एक फ्लैट की बात करें जिसका विड्थ बहुत कम है और उस पर हम लोग इस तरह का इस तरह की रिवेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्लेट बहुत पतला है, तो इस तरह का जब भी रहेगा तो उसमें क्या होगा आपको, वो तो आपका जब भी पिच होगा तो इधर होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिच यहाँ को यहाँ रहेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन को नहीं पकड़ के बैठना है आपको, यहाँ ये मान लेना है कि जब भी वाइट प्लेट होगा उस केस में हमारा पिच जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हम पिच इधर क्यों ले रहे हैं उधर क्यों नहीं ले रहे हैं। तो वाइट प्लेट जब भी आएगा, जब भी अरेंजमेंट इधर ज़्यादा करना होगा तो आपका पिच इधर लेंगे। उसके बाद देखिए एक एंगल सेक्शन नीचे हमको दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, एंगल सेक्शन देख पा रहे हैं क्या ये, ठीक। तो जो एंगल सेक्शन है इसमें देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है, स्टेगर्ड पैटर्न में यहाँ ये किया हुआ है। मान लीजिए इसको एक प्लेट से ऐड किया गया होगा, ठीक है, एक प्लेट से इसको, इस तरह कोई प्लेट है और मान लेते हैं कि यहाँ पे बोल्ट किया गया है, सॉरी बोल्ट बोल रहा हूँ मैं, रिवेट किया हुआ है इस तरह से, ठीक है, इस तरह का रिवेट किया हुआ है। और यहाँ देख लेते हैं रिवेट जो किया हुआ है, देखिए कैसे किया हुआ है, तो स्टेगर्ड पैटर्न में किया हुआ है, ठीक है, उस तरह से। तो स्टेगर्ड पैटर्न में जब किया होगा तब आपको इस तरह का पिच लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा देख लीजिएगा, ये जो पिच होगा ना इस तरह का पिच होगा, क्योंकि जब चेन की बात करेंगे, जब यहाँ सिंपल सिंपल रहता, मतलब यहाँ रहता है कि यहाँ रहता, तब तो हम पिच इसको बोलते हैं, लेकिन इस केस में क्या होगा, एस आएगा, ठीक है, स्टेगर्ड आएगा, ठीक है, स्टेगर्ड आएगा क्योंकि जिग जैग पैटर्न है। तो ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब हम लोग टेंशन मेंबर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टेगर्ड पैटर्न नेट सेक्शन एरिया निकालने के केस में, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, आपको टेंशन मेंबर में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी हम लोग को ज़्यादातर प्लेट्स को कैसे ऐड करना है रिवेट से, वो आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा बेसिकली डेफिनेशन पार्ट था। अब हम लोग इसमें जो है देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसका लिमिटेशन वगैरह देखेंगे वो चीज़ें। चलिए, इसमें चलने से पहले एक चीज़ और मैं दिखा दूं आपको, ये आपको पता है ना ये चीज़ें, ठीक है, इसको हम लोग चैन रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट बोल सकते हैं, राइट, याद है। यहाँ पे पिच कौन सा हो जाएगा, ये वाला पिच हो जाएगा जब भी वाइट प्लेट की बात करेंगे, जब भी नंबर ऑफ रिवेट इधर बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस केस में, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद देखिए नीचे, दिस इज चेन रिवेटिंग, ठीक है, चेन रिवेटिंग दिख रहा होगा आपको। ये जब भी आपको सिंपल सा रिवेटिंग दिख रहा होगा, एक ही लाइन में रिवेटिंग किया हुआ है, दूसरा एकदम सिमेट्रिकली उसका देखिएगा, पैरेलली सेम टू सेम उसका पैटर्न है, सेम टू सेम पैटर्न है, तो आपका वो ये हो जाएगा। ये बट ज्वाइंट का है, तो दो दो इधर दिख रहा होगा, दो इधर दिख रहा होगा, ये डबल रिवेटेड। ये चीज समझ में आ रहा है ना आपको, ये किस तरह का है, ये डबल रिवेटेड, ठीक है। कवर नहीं बता पाएगा क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिस इज डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट, बट चेन रिवेटिंग किया हुआ है, क्लियर है। यस सर। यस सर। और भी है जो जिगजैग पैटर्न को मैंने बताया आपको, जो जिगजैग है, एक यहाँ एक लाइन अगर ऐसे है तो दूसरे लाइन में अल्टरनेटिवली ऐसे गया, तो वो तो आपको क्लियर हो गया होगा,
बाकी पैटर्न जब बिछाएंगे तो देखेंगे। एक और थोड़ा सा आपको दिखेगा, काफ़ी अच्छा सा लग रहा होगा, डायमंड रिवेटेड बट ज्वाइंट। एक आता है जैसे यहाँ पे कवर प्लेट होगा, बीच में ज्वाइंट हो रहा होगा, एक प्लेट इधर होगा और दूसरा इधर होगा, ठीक है, ये बीच में उसका जहाँ पे ज्वाइंट हो रहा होगा वो होगा, ऊपर कवर प्लेट लगा होगा। तो यहाँ देखिएगा, तो इसको बोलते हैं डायमंड पैटर्न। मतलब एक देखिए, एक यहाँ लगा हुआ है ना, उसके बाद देखिए एक यहाँ एक यहाँ, है ना, देख रहे हो दिस, इसको बोल रहे हैं हम लोग डायमंड पैटर्न। इधर भी उसी तरह से आपको दिख रहा होगा। तो ये जनरली आपको बट ज्वाइंट पे दिखेगा। तो ये चीज़ें आपको दिखेगी, इस तरह का जो भी फैशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे डायमंड रिवेटेड बट ज्वाइंट। ओके, ये चीज़ें हैं 1 2 3, ये सब क्या दिख रहा है आपको, रिवेट लाइन दिख रहा है, रिवेट लाइन दिख रहा है अलग अलग। उसके बाद इसमें भी हम लोग जब एडजस्टेंट की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ की बात करेंगे, ठीक है, एडजस्टेंट में तो यही है। और बाकी और भी चीज़ें पढ़ेंगे, फेलियर का जब आगे चलेंगे टेंशन मेंबर में कैसे फेल करेगा, ये टीयरिंग वगैरह कैसे होगा प्लेट का। तो मान लीजिए टीयरिंग हो, कभी यहीं से टीयरिंग हो जाएगा, हो सकता है प्लेट जो है इस तरह से टूट जाए। तो ये सारी चीज़ अभी आएंगी, ठीक है। मान लीजिए ऐसे ही टूट जाए, हो सकता है कि ये ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे टूट जाए। तो बहुत सारा चीज़ अभी आने वाला है, राइट। तो चीज़ों को आप समझिएगा, ठीक। यस सर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट है, उसमें सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ते हैं परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 800 1984, ठीक है, जिसमें हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करते हैं। मैंने बताया था आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड याद है, क्या करते हैं कि हम लोग जो डिजाइन करते हैं वो जो वर्किंग लोड है उसी पे डिजाइन करते हैं, ठीक है। जितना वर्किंग लोड आएगा उतना ही हम लोग वर्किंग डिजाइन लोड लेंगे, ठीक है। डिजाइन लोड एंड वर्किंग लोड हमको सेम रखते हैं, उसमें कोई भी हम लोग सेफ्टी फैक्टर उसमें मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, समझे, डिजाइन में, डिजाइन लोड में। तो ये चीजें हैं, उस छोड़िए उस थ्योरी पार्ट को, बिकॉज उसको आपको पढ़ना नहीं है, उसका कोई कंपेरिजन आपको नहीं पढ़ना है, प्लस लिमिट स्टेट ऑफ मेथड भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। तो अभी हम लोग बेसिकली जो आ रहे हैं, ये सब जो मेथड पढ़ रहे हैं इसमें WSM है, दैट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ये चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज अब चलते हैं हम लोग देखते हैं कि हमारा परमिसिबल स्ट्रेस लिमिट में क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ रिवेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दो तरह के टाइप्स आपको दिख रहे होंगे, एक पावर ड्रिवन और एक दिख रहा होगा हैंड ड्रिवन रिवेट। तो पावर ड्रिवन रिवेट्स कौन होते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मशीन्स का यूज कर रहे हैं, न्यूमेटिक प्रेशर का यूज कर रहे हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज कर रहे हैं, उससे हम लोग रिवेटिंग कर रहे हैं। मतलब उसको हॉट कर कैसे देखे थे आप, एक वीडियो आपने देखा होगा, काफी अच्छा था। तो उसको मशीन के थ्रू उसको रिवेटिंग कर रहे हैं, सेकेंड हेड बना रहे हैं। तो उस केस में अगर वो शॉप रिवेट है, शॉप रिवेट कहने का मतलब क्या होता है कि वर्कशॉप, फैक्ट्री, जहाँ पे कंट्रोल्ड कंडीशन में बना रहे हैं, हाईली प्रिसीजन के साथ बना रहे हैं, वहाँ की बात करें, अगर वहाँ किया हुआ है तो वहाँ का जो रिवेट का स्ट्रेंथ हम मानेंगे दैट इज 100 मानेंगे एक्सियल टेंशन में। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगा, ठीक है, एक्सियल टेंशन के केस में हम लोग का रिवेट का जो परमिसिबल स्ट्रेस है दैट इज 100। इसको हम लोग सिग्मा TF से डिनोट करते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। एक और चीज देखिए कि शियर जो होता है, जो शियर में इसका जो परमिसिबल स्ट्रेस है, परमिसिबल स्ट्रेस इन शियर दैट इज टॉ VF, काफी इंपोर्टेंट है, हमेशा इसको यूज करेंगे हम लोग, काफी इंपोर्टेंट, याद रखिएगा इसको, दैट इज 100 MPa। MPa का मतलब होता है, आपको याद होना चाहिए, दिस इज न्यूटन पर mm², वही चीज है। तो टॉ VF जो होगा हमारा परमिसिबल इन केस ऑफ शियर इज 100, इन केस ऑफ एक्सियल टेंशन इज 100, और इन केस ऑफ बियरिंग इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा PF, ठीक है। ये बियरिंग के केस में सिग्मा PF से डिनोट करते हैं, इसको सिंबल को आप एज्यूम कर लीजिए कि हाँ डिनोट करते होंगे। इसमें ये 300 रहता है, इसको हम लोग परमिसिबल मान के चलते हैं, 300 एज पर द कोड। तो यहाँ पे आपका 300 रहेगा न्यूटन पर mm² या MPa, मेगा पास्कल। उसके बाद देखिए अगर फील्ड रिवेट होता है, तो मैंने इस पर काफी डिस्कशन किया था कि इसका जो स्ट्रेंथ है थोड़ा घट जाता है, ठीक है। तो इसको अगर आप देखेंगे 0.9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ऐसा मान के चलते हैं कि 90% ही स्ट्रेंथ को हम
अचीव कर पाएंगे। इसलिए जो परमिसिबल स्ट्रेस है उसको 10% घटा दिया गया है, इसीलिए ये 90 हो गया, 90 एम्पियर इन एक्सियल टेंशन। ओके, परमिसिबल स्ट्रेस इन शियर में देखेंगे 90 हो जाएगा जब भी फील्ड रिवेट की बात कर रहे हैं, और बियरिंग में 270 हो जाएगा। मतलब क्या किया गया है कि इसको अगर आप 0.9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये वाला चीज आ जाएगा आपको। ठीक है, 300 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 270 आएगा, इसको मल्टीप्लाई 90 आएगा, ये 90 आएगा। समझ में आया? तो ये आपको याद कर लेना है एकदम। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे ये पूछूंगा कि किसका किस में कितना रहता है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखेंगे जो हैंड ड्रिवन रिवेट है, इसमें हम लोग मान के चलते हैं जो परमिसिबल स्ट्रेस है उसको और कम मान के चलते हैं कि नहीं, हम उतना भी अचीव नहीं कर पाएंगे। जब हैंड ड्रिवन की बात करेंगे वो एफिशिएंसी हमारा नहीं आ पाएगा जब हैंड ड्रिवन की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस को कम कर दिए 80। तो मतलब ये समझिए परमिसिबल स्ट्रेस को कम कर देने से आप ये मत समझिए कि हमारा स्ट्रेंथ घट जाएगा ज्वाइंट का, ये नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए 80 कर दिया हमने परमिसिबल, तो उसमें उस तरह से हमको रिवेट लगाना पड़ेगा, ज्यादा रिवेट लगाना पड़ेगा, है ना। अब मान लीजिए पावर ड्रिवन की बात करेंगे, हो सकता है एक दो कम रिवेट लगाए तो भी काम चल जाएगा आपका। तो इससे स्ट्रेंथ जो है हमारे स्ट्रक्चर का, जो हमारा कनेक्शन का, वो फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये ध्यान रखना है कि हम रिवेट अगर फील्ड रिवेट कर रहे हैं, पावर ड्रिवन कर रहे हैं, तब उसको 90 लेना है। अगर हैंड ड्रिवन कर रहे हैं तब आपको 80 लेना है। इन एनी केस कहीं पे भी अगर हम हैंड ड्रिवन की बात कर रहे हैं तो उसको 80 एमपीए लेंगे इन एक्सियल टेंशन, 80 एमपीए लेंगे इन शियर, ठीक है, और 250 लेंगे इन केस ऑफ बियरिंग। ठीक है, तो ये आपका जो टेबल है, दिस इज शोइंग परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट अंडर एक्सियल टेंशन, अंडर शियर, अंडर बियरिंग। ये तीन चीजें हैं, आपको याद हो जानी चाहिए। ओके, ये रिवेट के लिए है। ठीक है, रिवेट का जब हम स्ट्रेंथ निकालने जाएंगे तो जनरली आपको दो चीजों का जरूरत पड़ेगा, एक तो शियर का जरूरत पड़ेगा, एक बियरिंग का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यही दोनों का हम लोग स्ट्रेंथ देखते हैं। क्योंकि आपने फेलियर पढ़ा होगा, तो जो रिवेट होता है फेल कैसे करता है, तो शियर में फेल करता है, बियरिंग में फेल करता है। ठीक है, टीयरिंग तो होता नहीं उसमें, टीयरिंग में फेल नहीं करता है ना, इस तरह की चीज आपने देखा होगा। तो शियरिंग और बियरिंग, तो शियर और बियर, ये दोनों चीज में हम इसको स्ट्रेंथ निकालेंगे और दोनों में देखेंगे कि कौन कम आ रहा है कौन ज्यादा आ रहा है, उस बेसिस पे हम आकलन करेंगे कि रिवेट हमारा कैसे फेल कर जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से मान लीजिए अगर स्ट्रेंथ हम निकाले शियर में, स्ट्रेंथ निकाले बियरिंग में, और अगर हमारा शियरिंग का स्ट्रेंथ है 15 एमपीए, सॉरी लोड मान लेते हैं, स्ट्रेंथ मान लेते हैं, फोर्स के टर्म में मान लेते हैं इतना 15 किलो न्यूटन, और अगर हमारा बेंडिंग के केस में है 20 किलो न्यूटन, तो किस में फेल करेगा ये बताइए हमको। ये हो गया शियर, ये हो गया बियरिंग। अगर शियर में स्ट्रेंथ रिवेट का आ रहा है 15 किलो न्यूटन और बियरिंग में आ रहा है 20 किलो न्यूटन, किस में फेल करेगा ये बताइए तो मुझे, किसमें क्रिटिकल होगा? बियरिंग में होगा सर। बियरिंग में क्यों होगा? बियरिंग में तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, बियरिंग में उसका बियर में 20 फेल किलो करेगा। न्यूटन है और शियरिंग में उसका बियर 15 है, तो जिसमें कम होगा हमको उस पर ध्यान देना होगा। मतलब दोनों में से कम जो होगा वो हमारा रिवेट का स्ट्रेंथ होगा। समझ में आया कुछ? मतलब हमारा दो फैक्टर है, दोनों में हमको देखना पड़ेगा उसमें कम क्या है, कौन सा स्ट्रेंथ कम आ रहा है, हम उसी पे डिजाइन करेंगे। अब मान लीजिए आप 20 पे डिजाइन कर दीजिएगा, तो आपको एक्सपेक्टेड है कि 20 किलो न्यूटन तो वो ले लेगा, इतना स्ट्रेंथ तो उसका है। लेकिन जब आप बाद में जब बन जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप देखें अरे सीयर में तो 15 ही था, तो ये तो सीयर में 15 जाएगा, बस फेल कर जाएगा। 15 किलो न्यूटन का लोड उस पर अगर आ जाता है, उतना तो बियर करेगा, उससे ज्यादा होगा फेल कर जाएगा 16 में, तो 16 में तो सेफ नहीं रहेगा। और अगर हम 15 पे डिजाइन करते हैं, हम ये मान के चले वो 15 किलो न्यूटन ही लोड लेगा, तो उस हिसाब से हम उसमें रिवेट बढ़ाएंगे, रिवेट नंबर ऑफ रिवेट लगाएंगे उस हिसाब से, ताकि हमारा टोटल लोड जो आएगा कनेक्शन को वो बियर कर लेगा। तो ये चीजें आपको समझ में आती है। कॉन्सेप्ट क्या है, डिजाइन का कॉन्सेप्ट है। अभी ये चीजें आपको आगे मिलेंगी। तो ये चीजें आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ये टेबल आपको क्लियर हो गया होगा, इसको एकदम याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, बहुत सारे न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव ये इन टेबल से बनेंगे। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, याद कर लेना। एक और चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको, देखेंगे यहाँ पे हम लोग
जो भी बियरिंग स्ट्रेस है प्लेट का, जो कनेक्टेड प्लेट्स होगा, जो कनेक्टेड पार्ट्स होगा, उसमें जो बियरिंग स्ट्रेस है वो क्या लेंगे। अगर पावर ड्रिवन का केस है तो 300 एमपीए लेंगे, सिग्मा प्लेट की बात कर रहे हैं। और अगर ये 250 एमपीए लेना है किस केस में, जब हैंड ड्रिवन का केस होगा, मतलब पावर ड्रिवन ज्वाइंट बना रहे हैं रिवेट का, तो उसमें हम लोग 300 लेंगे प्लेट के केस में और 250 लेंगे हैंड ड्रिवन के केस में। ठीक है, यही केस है, आपको वहां भी रहते हैं, याद है ना, यही केस वहां भी रहता है, 300 250 वहां भी आपने देखा होगा। तो दोनों में सेम ही आपने देखा कि रहता होगा बियरिंग में। रिवेट में भी इसी तरह 300 देखा होगा, 250 देखा होगा, है ना। पावर ड्रिवन में देखिए, पावर ड्रिवन में आपने क्या देखा, 300 देखा, और हैंड ड्रिवन में 250। उसी तरह से प्लेट में रहेगा, प्लेट में भी ये आपको एक्सियल में 100 और ये 80 इस तरह से लेना होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग डिजाइन स्पेसिफिकेशन पे, कि हमारा जो स्पेसिफिकेशन है किसी भी रिवेटेड ज्वाइंट में, उसमें डायमीटर ऑफ रिवेट क्या लेंगे, किस डायमीटर पे हम स्ट्रेंथ निकालेंगे। अब हमको एक चीज बताइए कि अगर मैंने आपको परमिसिबल स्ट्रेस दे दिया है, क्या आप मुझे किसी रिवेट का शियर स्ट्रेंथ बता सकते हैं क्या। अगर मान लीजिए हमने दे दिया टॉ वी एफ इक्वल टू 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मैंने आपको दिया कि ये परमिसिबल स्ट्रेस है इन अ रिवेट। अगर हमने परमिसिबल स्ट्रेस आपको दे दिया है, एंड इफ आई एम आस्किंग कि आप हमको स्ट्रेंथ बताइए कि स्ट्रेंथ कितना होगा शियर में रिवेट का, तो क्या करना होगा हमको ये बताइए। जो स्ट्रेंथ होता है ना, स्ट्रेंथ को आप समझिए, यहाँ मैं जो स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ इसको आप लोड कितना बियर करेगा ये समझ लीजिए। लोड बियरिंग कितना होगा, लोड कितना वो बियर करेगा रिवेट, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये किस यूनिट में होगा, फोर्स के यूनिट में होगा, लोड के यूनिट में होगा, मतलब आपको न्यूटन के यूनिट में होगा। तो न्यूटन यूनिट में लाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो बताइए। तो पी वी एफ इज इक्वल टू टॉ वी एफ इंटू क्या करेंगे कि हमारा स्ट्रेंथ निकल जाएगा, बताइए। एरिया वेरी गुड, जो क्रॉस सेक्शनल, एरिया हाँ, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा स्ट्रेंथ निकल जाएगा। इसीलिए जो परमिसिबल स्ट्रेस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग जब भी रिवेट की बात करेंगे तो उसका जो डायमीटर होगा वो कौन सा लेंगे, तो फाई नहीं लेंगे, राइट, इसको नहीं लेना है, हमको लेना पड़ेगा डी। तो डी लेना पड़ेगा, तो देयर इज अ क्लियरेंस, तो डी लेना है तो हमको वहां पे क्लियरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो देयर विल बी सम वैल्यू, ओके, उसको ऐड करके तब हम डी लेंगे। अब बताइए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा इन केस ऑफ रिवेट, बिकॉज दिस इज सर्कुलर सेक्शन। तो सर्कुलर सेक्शन है और ये वैल्यू डी मान लेते हैं, तो एरिया कितना होगा बताइए मुझे, क्या बोलेंगे। स्क्वायर बाय 4। वेरी गुड, पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 अगर हम यहाँ कर देते हैं तो क्या हमारा रिवेट का स्ट्रेंथ निकल जाएगा शियर में, निकल जाएगा। तो इस तरह से हम रिवेट का स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। अगर हम बियरिंग की बात कर लें तो बियरिंग में क्या कीजिएगा हमको बताइए, बियरिंग में कौन सा एरिया लेंगे, बियरिंग में कौन सा एरिया की बात करते हैं, हम लोग इस एरिया की बात करते हैं, ठीक है, ये वाला सरकमफेरेंस की बात करते हैं, न कि हम लोग वहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो इफ वी मल्टीप्लाई सरफेस एरिया विद द परमिसिबल स्ट्रेस इन बियरिंग, तो हम लोग बियरिंग स्ट्रेंथ मिल जाएगा रिवेट का। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कुछ हद तक, क्लियर है क्या। यस सर। चलिए, यस सर। वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं डायमीटर पे आते हैं, फिर से बहुत आगे चले गए थे। तो अब डायमीटर पे आते हैं, तो डायमीटर ऑफ रिवेट इज व्हाट, जो ग्रॉस डायमीटर की बात करते हैं। तो डी शुड बी, दो केस यहाँ बनेगा, ठीक है, दो केस यहाँ पे बनेगा। इफ, यहाँ पे दो केस है, इफ phi इज लेस देन इक्वल टू 25 mm, ठीक है। अगर ये 25 mm से छोटा है नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, ठीक है, जो नॉमिनल डायमीटर सेंक का हम बता रहे हैं आपको, ये अगर जो 25 से कम है तो हमारा डी होगा एज पर द कोड 5 + 1.5 mm, ओके। तब डी आप क्या लीजिएगा, 5 + 1.5 mm। चलिए एज्यूम करते हैं, मान लिया
इफ आई एम गिविंग यू फाई इज इक्वल टू 22 mm, हम ये रिवेट यूज कर रहे हैं, तो डी कितना होगा मुझे बताइए। 23.5 बिल्कुल सही। 22 में हम लोग 1.5 को ऐड कर देंगे तो हमारा 23.5 mm आ गया, और इसी पे हम लोग आगे का कैलकुलेशन करेंगे। अगर मैं मान लेता हूं, आपको दे दूं कि फाई इज इक्वल टू 26 mm, तब जाके कितना होगा डी, ये पता है क्या? क्या बताएंगे? 27.5 27 सर 28 ठीक है, लेकिन मैं तो ये 28 बताया ही नहीं आपको, तो कैसे बता दिया आपने? हाँ, ये तो जादू हो गया ना। चलिए पीछे सर नोट्स में लिखो +2m जोड़ चीटिंग है देंगे। सर, चीटिंग है। अच्छा, दिख रहा है आपको नहीं? चलिए, तो यहाँ पे नोट्स में लिखो। इफ पाई इज ग्रेटर देन 25 mm, ठीक, तो डी विल बी 5 + 2 mm। ओके, तो इस तरह से हम लोग डी निकालेंगे। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए एंड डू रिमेंबर इट। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यही गलती करते हैं एग्जाम में, मैंने देखा है कि वो फाई को लेके ही कैलकुलेट कर लेते हैं, समझे? फाई से ही जो है एरिया निकाल लेते हैं रिवेट का, लेकिन वो गलत हो जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है? तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा फाई 25 है, तो बताइए कि हमारा डी कितना होगा? बोलिए। 26.5 वेरी गुड, क्योंकि 26.5 इक्वल टू तो यही ना लगा हुआ है, इक्वल टू यहाँ तो नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पे डेर ऐड करना है, मतलब 26.5 mm। ओके, चलिए, तो आई थिंक इट इज क्लियर। ये क्लियर हो गया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, राइट? क्लियर है? यस सर। चलिए, अब आते हैं हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे, जो गॉज लाइन की बात कर रहे थे और जो पिच की बात कर रहे थे। तो जब यहाँ पे वाइड प्लेट नहीं होता है तो हमारा नॉर्मल जो डेफिनेशन है वो वर्क करता है। इधर हमारा लोड लग रहा है P, इधर P लग रहा है, और यहाँ पे हम लोग का रिवेट इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है? तो ये प्लेट जो है इसमें ज़्यादा वाइड नहीं है, प्लस नंबर ऑफ अगर नंबर ऑफ रिवेट इधर ज़्यादा हो जाएंगे जो ट्रांसफर डायरेक्शन में, तब जाके हमारा पिच चेंज होता है, अदरवाइज चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो लाइन है इसको बोलेंगे गॉज लाइन, ठीक। ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिवेट लाइन बोलेंगे। और ये जो दो गॉज लाइन के बीच का दूरी है उसको बोलेंगे गॉज डिस्टेंस, ठीक है? गॉज डिस्टेंस बोल सकते हैं या गॉज सिर्फ बोलिए। उसके बाद जो दो रिवेट लाइन के बीच का दूरी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पिच बोलेंगे। ये पिच हो गया, ये पिच हो गया। उसके बाद जहाँ पे एंड होता है तो ये पोर्शन और या ये पोर्शन, दोनों पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एज डिस्टेंस। याद आया? एज डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फेलियर होते हैं वो किसके कारण होते हैं? एज डिस्टेंस के। मतलब मान लीजिए आपने रिवेटिंग किया और सपोज एकदम कॉर्नर में कर दिया यहाँ पे, तो लगता है ये फेल होगा कि नहीं होगा? सो बताइए, इस तरह की चीज़ आपने देखी होगी। अगर आप किसी के पास साइकिल होगा, आपने चलाया हो, सभी के पास होगा, तो जैसे देखते होंगे उसमें कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, वहाँ रिवेटिंग किया रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कॉर्नर पे जो है ना टूट जाता है वो। बेसिकली यहाँ देखेंगे बहुत छोटा सा पार्ट रहता है, वो टूट जाता है। तो इस तरह का ही ऑब्जर्वेशन आपने किया हो मे बी। तो ये डिस्टेंस हमको मेंटेन रखना है। प्लस एक चीज़ और मैं बता दूं, ऑलवेज ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम ले रहे हैं तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले रहे हैं। ओके, मतलब सेंटर टू सेंटर कहने का मतलब इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, तो हम लोग इस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की ही बात करते हैं, या वो गॉज हो या पिच हो, एज डिस्टेंस हो या कुछ भी हो। ओके, हमेशा सेंटर, सेंटर टू सेंटर। और जैसे एज डिस्टेंस की बात करें तो सेंटर टू एज, सेंटर टू एज, इस तरह। चलिए, तो गॉज डिस्टेंस का इसका तो डेफिनेशन भी पहले भी देखा हमने, आगे बढ़िए। ठीक है, उसके बाद पिच की बात कर रहे थे। पिच का भी डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ एनी टू एडजेसेंट रिवेट। द पिच इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, ठीक है, बट नॉट इन केस ऑफ वाइड प्लेट। वाइड प्लेट के केस में थोड़ा उल्टा हो जाता है। चलिए, उसके बाद अब थोड़ा लिमिटेशन पढ़ते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगेन, जो मिनिमम पिच है और जो मैक्सिमम पिच है, जब भी पिच प्रोवाइड करते हैं तो
तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ता है, मतलब पिच इज पी, ओके, दिस इज पिच। तो जब भी पिच प्रोवाइड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे दो चीज देखना है, मैक्सिमम और मिनिमम। क्योंकि जो मिनिमम और मैक्सिमम का खेल क्या है कि मान लीजिए उतना पिच नहीं प्रोवाइड कीजिएगा तो हो सकता है मेरा जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो पिच होगा, जो पिच प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका मिनिमम पिच जो है शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू 2.5 into 5 एंड 5 इज व्हाट, इट इज नॉमिनल डायमीटर। अगेन यहाँ पे गलती बच्चे करते हैं, अब यहाँ पे क्या गलती करेंगे, आई की जगह डी पुट कर देंगे, तो यहाँ गलत हो जाएगा। इसीलिए जो पिच का जब निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, जो पिच है हमारा डेट शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू 2.55, ओके, नॉट डी। इसको आप नोट कर लेंगे, दिस इज मिनिमम पिच। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मिनिमम पिच की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन एनी केस, या टेंशन मेंबर हो, कंप्रेशन मेंबर हो, इन बोथ केसेस आपको मिनिमम पिच जो है 2.5 into 5 लेना है, ओके, ये चीजें हैं। अब मैक्सिमम पिच की बात करेंगे तो मैक्सिमम पिच जो है दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का मेंबर है, ठीक है। और एक और चीज आता है इन दोनों का कंपैरिजन, 200 mm, ठीक है, 200 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन एनी केस। तो जब टेंशन मेंबर की बात करेंगे तो ये जो केस आप देख रहे हैं, दिस इज फॉर टेंशन मेंबर। तो जब यहाँ पे हम लोग लेफ्ट जॉइंट और बट जॉइंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे टेंशन मेंबर अधिकतर दिखेगा आपको, ठीक है। हो सकता है कंप्रेशन मेंबर को ज्वाइन करना होगा, कहीं कहीं ऐसा भी आएगा, कनेक्शन जब ऐड करेंगे कंप्रेशन मेंबर में वहाँ पे। तो ये हो गया कंप्रेशन मेंबर के केस में। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि इस केस में क्या होगा, टेंशन मेंबर के 16 टी, जो टी आपको देख रहा है, दिस इज क्या है आपका थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। मतलब मान लीजिए दो प्लेट हम ऐड कर रहे हैं, एक प्लेट हमारा है 12 mm का, दूसरा प्लेट है 10 mm का। इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो बताइए इसमें टी कौन लेंगे, तो टी हमारा जो होगा वो पतला वाला टी लेंगे, ठीक है, समझ में आया। यस सर। तो जो आपका टी है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ओके, जो थिनर प्लेट ऐड कर रहे हैं आप उसका थिकनेस होगा आपको टी, ओके। दोनों केस में वही चीज है। उसके बाद जब हम लोग टेंशन मेंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे 16 इंटू टी करेंगे। तो मान लीजिए अगर हम इस केस की बात करें तो 16 इंटू टी कीजिए, तो 16 इंटू 10 कितना हो गया, कितना हो गया, 160 हो गया ना। अब 160 mm और 200, अब 200 और 160 में भी आपको देखना है कि इनमें से कौन छोटा है। तो इस दोनों में से देखेंगे छोटा कौन होगा, 160 वाला छोटा हो रहा है, तो आपको 160 से ज्यादा मैक्सिमम पिच नहीं होना चाहिए इस केस में। मतलब मैक्सिमम पिच जो है आपका शुड नॉट बी ग्रेटर देन 160 mm। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल में निकालेंगे चीजों को, ओके। उसके बाद अगर हमारा मान लीजिए ये कंप्रेशन मेंबर ऐड कर रहे होते, कंप्रेशन का चीज होता, तो 12 टी करेंगे, वहां 16 टी नहीं करेंगे, 12 टी करेंगे। मतलब कंप्रेशन मेंबर में हमको क्या है कि और ज्यादा हमको वहां पे पिच जो है कम करना पड़ेगा, ठीक है, कम पिच करना पड़ेगा। जितना कम पिच करेंगे मतलब जितना उतना ज्यादा रिवेट लगाना होगा आपको, समझ में आ रहा है। पिच ज्यादा होगा मतलब रिवेट कम लग रहा है, ठीक है। पर पिच जो है अगर निकालेंगे तो देखेंगे आगे चलकर वो चीजें। तो यहाँ पे क्या है 12 टी कर रहे हैं, तो 12 टी करिए। इस केस की बात करें तो 120, 12 इंटू 10 120 हो जाएगा, और 120 mm। और इसमें देखेंगे मिनिमम कौन है, लेस कौन है, तो दोनों में देख लीजिए क्या आएगा 120 mm। तो 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारा मैक्सिमम पिच। तो ये तरीका है मिनिमम पिच और मैक्सिमम पिच को निकालने का, ओके। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है, यस सर। समझ में आया। उसके बाद क्या है, पिच का और कंसिडरेशन होता है इन केस ऑफ टैकिंग रिवेट एंड ऑल, तो वो स्पेशल केसेज हैं, ठीक है। वो जब भी आएगा हम लोग न्यूमेरिकल में उसको कर लेंगे, ठीक है, टैकिंग रिवेट वाले केसेज जो होते हैं। क्योंकि जब टैकिंग रिवेट का केस आता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको 32 टी और 300 mm का
कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ टैकिंग रिवेट्स की बात करें, टैकिंग रिवेट्स क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। होता क्या है कि मान लीजिए हम लोग कवर प्लेट को ऐड कर रहे हैं, कुछ कुछ क्या होता है ना कि रिवेट तो लगा लेकिन एक्स्ट्रा रिवेट लगाते हैं कभी कभी, ठीक है। एक्स्ट्रा रिवेट जिसको बोलते हैं टैकिंग रिवेट। तो जब हम लोग आई सेक्शन का बात कर लीजिए, एंगल सेक्शन की बात कर लीजिए, उस तरह में जब जाएंगे तो टैकिंग रिवेट का कॉन्सेप्ट आता है और वो चीज़ें आती है, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये यहाँ क्लियर हो गया होगा बेसिक चीज़ें, मैक्सिमम पिच और मिनिमम पिच क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अगेन अब हमारा जो नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन है दैट इज फॉर एज डिस्टेंस। जो एज डिस्टेंस की हम बात करते हैं, मतलब जब भी कनेक्शन करते हैं तो हमारा जो मान लेते हैं ऐसा कुछ एज आता है, ये वाला, ये कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, ठीक है। जनरली इस तरह से हम लोग सिमेट्रिकली ही रिवेटिंग करते हैं। तो एज डिस्टेंस की अब बात कर ले, तो एज डिस्टेंस इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ द प्लेट एंड द सेंटर ऑफ द नियरेस्ट होल। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, नियरेस्ट होल, सबसे नजदीक जो वहां पे होल है, रिवेट है उसका सेंटर। तो जब भी हम लेते हैं, मैंने बताया आपको सेंटर टू एज, ठीक है, सेंटर टू एज। तो इसके लिए एक रफली जो है आइडिया आपको मैं यहाँ दे देता हूँ। रफली आइडिया जो है इससे निकल जाएगा आपको, ये सारी चीजें कोड से आती हैं। तो ई जो है अप्रोक्सीमेटली 1.7 इंटू डी के इक्वल होता है इन हैंड ड्रिवन केस। हैंड ड्रिवन रिवेटिंग कर रहे हैं उस केस में हमारा जो एज डिस्टेंस है दैट इज 1.7 डी। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि हमारा जो रिवेट है उसका डायमीटर 12 mm है, ठीक है, 12 mm डायमीटर का है, तो मुझे बताइए, अगर एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये पावर ड्रिवन का रिवेटिंग कर रहे हैं, पावर ड्रिवन रिवेट है, तो मुझे बताइए कि यहाँ पे एज डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट विल बी द एज डिस्टेंस इन दिस केस। अब आते हैं, यहाँ पे दो काम करना होगा, बिकॉज हमको 5 दिया है, डी नहीं दिया है, so we need to calculate D। तो D in this case क्या होगा, 12 mm प्लस कितना करेंगे 1.5, because this is less than 25। तो कितना आ जाएगा ये 13.5 आएगा क्या? और Yes, sir. जब ये आ जाएगा इसको आप क्या कीजिएगा, पावर ड्रिवन का केस है तो 1.5 इंटू डी, तो डी हमारा इतना है, तो कितना आया बोलिए तो 20.25 20.25 जो भी, ठीक है, जो कैलकुलेशन आपका सही हो। तो इस तरह से Yes, हमारा sir. एज डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो ओके, तो ये चीजें आप देखेंगे, अगर अप्रोक्सीमेटली जो है ये आपको एज डिस्टेंस पता चल जाता है इससे। ये एकदम एक्यूरेट नहीं है, ओके, एक्यूरेट नहीं है, आपको अप्रोक्सीमेटली पता चल जाएगा। एक्यूरेट देखना है तो ये कोड में देखेंगे, बुक में देखिएगा आप लोग, तो बुक में आपको दिया रहता है, ओके। तो बुक में अगर देखेंगे आप लोग तो दो तरह से दिया रहता है कि अगर आपका एज जो है एकदम आपका सियर्ड कट है, मतलब परपेंडिकुलर कट है या रोल्ड कट है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उन दोनों के लिए अलग अलग होता है, ये कोड में भी दिया रहेगा आपको और ये यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जनरली इन जनरल केस आप इसको याद कर लीजिए और इसी से निकाल दीजिएगा। पूरे न्यूमेरिकल जब भी बनाएंगे आप इन दोनों का यूज करके आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा, ओके, क्लियर। तो जब भी मैं कहूँगा आपको कि हमारा इतना mm का फाई का नॉमिनल डायमीटर का रिवेट है और आपको एज डिस्टेंस निकालना है, आप फटाक से निकाल दीजिएगा। एक बार आप जरूर पूछिएगा कि हैंड ड्रिवन है या पावर ड्रिवन है सर, वो चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिवेट ज्वाइंट में, और ये जो है इसके बाद आप सिर्फ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, ओके, दिस इज द लास्ट पोर्शन। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करने जाएंगे और न्यूमेरिकल में कुछ चीज़ों को और सीखेंगे। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहला चीज़, जब स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट की बात करते हैं तो रिवेटेड ज्वाइंट में दो चीज़ें आती हैं, ठीक, एक आता है रिवेट का स्ट्रेंथ और एक आता है जो प्लेट को कनेक्ट कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ। दोनों का स्ट्रेंथ आपको देखना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए आप रिवेट ज्वाइंट बना रहे हैं और आपका रिवेट ही फेल कर गया, ठीक है, तो भी फेल हो गया रिवेट ज्वाइंट। अगर आपका इन दोनों में प्लेट फेल कर गया तो भी रिवेटेड ज्वाइंट आपका फेल हो गया। तो ना तो प्लेट फेल करना चाहिए ना ही आपका रिवेट फेल करना चाहिए,
इसीलिए जब हम रिवेटेड जॉइंट का एफिशिएंसी की बात करेंगे, ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो हम लोगों को दोनों का पैरामीटर देखना पड़ेगा, दोनों का स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट क्या है। ठीक है, दोनों निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ देखो आप, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर। तो सबसे पहला यहाँ देख रहे होंगे, हम बोल रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर। शियर में हमारा क्या स्ट्रेंथ होगा, रिवेट का, मतलब एक रिवेट का क्या स्ट्रेंथ होगा शियर में, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए रिवेट टू शियर डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया of the shank and permissible shear stress of the riveted material। तो मैंने आपको पहले ये चीज़ अभी बताई कि कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग परमिसिबल शियर स्ट्रेस को अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट रेजिस्टेंस, वी विल गेट जो उसका स्ट्रेंथ है वो हमको मिल जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर दैट इज पी एस, हम उसको पी एस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, आपको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, पी एस से, कैपिटल पी एस से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज सी एस ए, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू टॉ वी एफ, दिस इज परमिसिबल शियर स्ट्रेस। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझना पड़ेगा कि जब यहाँ पे शियर में दो तरह की केस आती है, आपने देखा शियर में एक आता है सिंगल शियर की बात करते हैं, और एक आएगा आपको डबल शियर की बात करेंगे। तो सिंगल शियर का मतलब क्या हुआ, वहां पे एक ही एरिया जो है, मतलब इस तरह का जो एरिया है, ठीक है, एक ही एरिया जो है वहां शियर में रहता है आपका रिवेट का। बट इन केस ऑफ डबल शियर आप देखते होंगे कि एक प्लेन यहाँ दिख रहा है तो एक प्लेन आपको कहीं और भी दिख रहा होगा, है ना। मतलब अगर हम बात करें सिंगल शियर की तो एक प्लेन रहता है, यहाँ पे दो प्लेन रहता है, तो एक का एरिया 1 कर दिए, यहाँ पे 2 है इसलिए 2 कर देंगे। ठीक, तो क्या होता है कि अगर सिंगल शियर का केस हम डिस्कस करें तो इसका स्ट्रेंथ निकालेंगे, हम क्या करेंगे, पी एस इज इक्वल टू π/4 d², यहाँ ग्रॉस डायमीटर एकदम याद रखना है, जो एरिया निकालेंगे किस डायमीटर पे निकालेंगे, ग्रॉस डायमीटर पे निकालेंगे, न कि फाई पे निकालेंगे। ओके, तो π/4 d² इंटू टॉ वी एफ। तो यहाँ पे जो एरिया है देखेंगे एक ही एरिया मैंने मल्टीप्लाई किया है टॉ वी एफ से, बिकॉज दिस इज केस ऑफ सिंगल शियर। बट जब आपका डबल शियर का केस होगा, इन केस ऑफ डबल शियर आप देखेंगे कि जो हमारा स्ट्रेंथ है रिवेट का वो डबल हो जाएगा। तो ये जो फैक्टर आप देख रहे हैं ये क्यों आया, क्योंकि ये डबल शियर का केस है। जहां भी डबल शियर का केस होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एरिया को, और तब जाके उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा टॉ वी एफ से। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। यस सर, यस सर। अब हम लोग आते हैं और देखते हैं स्ट्रेंथ इन रिवेट, सॉरी, ओके, यहाँ देखिए अब स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग। ओके, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं पी बी से, याद कर लीजिएगा इसको। तो पी बी इज इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ। ठीक है, तो डी क्या है, जो रिवेट का जो होल का डायमीटर है, ठीक है, डाया ऑफ रिवेट होल, ओके, या जो ग्रॉस डाया बोलते हैं आप, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, वो हो गया। और टी क्या है, ठीक है, ये तो डी हो गया, एंड टी इज मतलब जो थिकनेस है, थिनर प्लेट का थिकनेस, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 2 प्लेट अगर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक, 2 प्लेट को अगर ऐड कर रहे हैं तो जो थिनर प्लेट होगा उसका थिकनेस, ठीक है, उसका थिकनेस और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये अगर थिनर प्लेट है और ये हमारा इसका क्रॉस सेक्शन डी है, तो डी इंटू टी, तो ये जो सिलिंड्रिकल पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, विजुलाइज अगर करके देखें तो इसका जो है निकाला गया है, दिस इज डायमीटर, और ये जो है टी को मल्टीप्लाई करके हमारा सरफेस एरिया निकाला गया है, और उसको हम लोग बोल रहे हैं दिस इज एरिया, जो सरफेस एरिया हो गया उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको सिग्मा पी एफ,
जो मैंने आपको बियरिंग बताया था, परमिसिबल स्ट्रेस इन बियरिंग। तो इसको सिग्मा पी एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये फॉर्मूला और हमारा स्ट्रेंथ निकल जाएगा बियरिंग के केस में। तो हमेशा ध्यान रखना है। सर हाँ सर, ये जो बियरिंग लगेगा सर, ये तो पूरा शंक पे लगेगा सर। पूरा, हाँ पूरा सैंक पे, शंक पे लगेगा ठीक है पूरा सैंक पे लगेगा। तो थिकनेस सर पूरा शंक पर लेना चाहिए था सर, तब ना उसका पूरा एरिया निकलता। जैसे देखिए 2 प्लेट के बीच में मैंने ये दिखाया ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन टाइप समझ लीजिए, प्रोजेक्शन टाइप, इसका प्रोजेक्शन आप देख लीजिए। तो अगर एक प्रोजेक्शन आप बनाइएगा तो आप देख पाइएगा कि प्रोजेक्शन में ये कितना है d और ये कितना है t। याद आया, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे हाइड्रोलिक्स में पढ़े होंगे कैसे प्रोजेक्शन लेते थे किसी बॉडी का, याद है, प्रोजेक्टेड एरिया लेते थे। उसी तरह से जब बियरिंग निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रिवेट का प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। तो प्रोजेक्टेड एरिया अगर लीजिएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। प्रोजेक्टेड एरिया अगर लीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा, इस तरह का डिस्टेंस दिखेगा, डी दिखेगा, है ना, बाकी सेंक दिख रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करें, प्रोजेक्टेड एरिया में डी में हम लोग थिनर थिकनेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से फिल करेगा, जहाँ पर वो मतलब बियरिंग एरिया कम होगा वहाँ फिल करेगा। मान लीजिए थिकनेस ज़्यादा है तो बियरिंग एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो बियरिंग वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो वो फिल नहीं करेगा। इस तरह की चीज़ हम मान रहे हैं। तो बियरिंग एरिया जहाँ कम होगा, तो कम एरिया कहाँ होगा, जब हमारा प्लेट थिनर होगा। अब मान लीजिए दोनों प्लेट इक्वली है, दोनों T1 T2 दोनों इक्वली है, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो T1 लीजिए T2 लीजिए, बात एक ही है। तो जो थिनर प्लेट होगा उसमें हमारा जो D इंटू टी होगा वो स्मॉल होगा, और अगर हमारा ज़्यादा होगा तो दिक्कत। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए T1 हम आपको दे देता हूँ, एक 10 mm का प्लेट दे देते हैं और एक 12 mm का प्लेट दे देते हैं। तो अगर आपको 2 थिकनेस मैंने दे दिया और D मान लिया जाए हमारा 13.5 mm है, ठीक है, 12 mm का ये था, तो इतना है। तो अब मान लीजिए अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, एक बार 10 से मल्टीप्लाई करके देखिए D को, कितना आ जाएगा, ये 135 आएगा क्या, ठीक है, इतना एम स्क्वायर आएगा। और एक बार अगर 12 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तब कितना आएगा, देखिए। तो मुझे लग रहा है ये वाला ज़्यादा हो जाएगा, ओके। तो ये जब एरिया ज़्यादा हो जाएगा, इसको अगर पुट करिएगा 162 था। 162, ओके। तो देखिए 162 अगर ले लेते हैं तो बियरिंग एरिया ज़्यादा आ गया, स्ट्रेंथ ज़्यादा आ गया। तो स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाएगा तो वो तो फेल, उससे पहले तो ये फेल कर जाएगा ना, ये वाला फेल कर जाएगा। कैसे, मैंने अभी बताया आपको कि कंपेरिजन करके कैसे शेयरिंग और बियरिंग में जो कम होगा वो स्ट्रेंथ हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ जो बियरिंग में भी अगर जो थिकर प्लेट होगा उसका लेंगे तो हमारा एरिया वो फेल नहीं करेगा, और बड़ा वाला जो होगा फेल नहीं करेगा, और जो छोटा होगा वही फेल करेगा, क्योंकि कम एरिया है, इसीलिए हम लोग छोटा वाला लेंगे। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है T इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ओके, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़। हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया की यहाँ बात कर रहे हैं, न कि पूरा सरकमफेरेंस हम ले लेंगे, ठीक है, लगता सब पे है चारों तरफ। क्लियर हुआ ये चीज़। तो इस तरह का फॉर्मूला आपको याद रखना है इन केस ऑफ रिवेट। रिवेट में आपको 2 ही चीज़ें देखनी है कि आपको एक स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर निकालने आना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग निकालना आना चाहिए। 2 फॉर्मूला अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको, दैट इज पी एस इज इक्वल टू, क्या मैंने बताया, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू टॉ वी एफ इन केस ऑफ सिंगल शियर, और इन केस ऑफ डबल शियर इसको डबल कर देंगे, दोगुना कर देंगे। और एक और आपने अभी पढ़ा पी बी इज इक्वल टू डी इंटू टी, ठीक है, इंटू सिग्मा पी एफ। ये दोनों चीज़ अगर आप निकाल लेते हैं, आप रिवेट का समझ गए, कहानी रिवेट का निकल जाएगा, ओके। चलिए इसे रिवेट का। अब आते हैं हम लोग प्लेट की बात करते हैं, प्लेट में कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट बिटवीन रिवेट होल इन टेंशन, मतलब उसमें क्या है, आपका रिवेट होल किया हुआ है और उसमें हम लोगों को क्या निकालना है, आपको स्ट्रेंथ निकालना है। तो इसमें क्या हो जाता है, जो प्लेट है, मान लेते हैं ये जो प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे मान लिया जाए इस तरह से हमारा कुछ रिवेटेड किया हुआ है, और ये मान लेते हैं हम लोग क्या है, पिच है, दिस इज पिच, दिस इज पी। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जब स्ट्रेंथ निकालेंगे तो
पर पिच निकालते हैं, याद रखना है अब इसको, पर पिच मतलब क्या होता है, एक पिच का ही हम लोग निकाल के चलते हैं, बाकी का बाद में अपने आप वो ये हो जाता है, क्योंकि एक पिच का ही पर पिच हम लोग निकालेंगे। जैसे आप लोग जब आरसीसी वगैरह पढ़िएगा तो देखिएगा यूनिट विड्थ में हम लोग डिजाइन करते हैं, यूनिट विड्थ का हम लोग स्लैब डिजाइन करते हैं और उसके अंडर आ जाता है, उसके बाद हम लोग उसको टोटल कर लेते हैं बाद में। तो यहाँ पे पर पिच लेंथ पे हम लोग करते हैं, एक पिच में कितना डायमीटर आएगा बताइए, आधा इसका आएगा आधा इसका आएगा, आएगा ना। तो एक पिच में कितना होल आ गया, सो बताइए कितना आ गया इसको याद है? एक और एक सर एक बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप लोग तो एक पिच में एक आपको डी आएगा टोटल, आधा यहाँ देख लीजिए आधा यहाँ देख लीजिए। अगर हम इस पिच को इस तरह से लिख दें, एक और तरीका है इसको लिखने का जो जनरली आपको बुक में दिखेगा, मतलब ये हमारा यहाँ है ये हमारा यहाँ है, इसको बीच से ऐसे खींच लेता है, ये वाला एरिया पिच का ले लेता है, ये पिच, ठीक है। इस पिच में उसी तरह का डायमेंशन है, मतलब सेंटर टू सेंटर कहने वाला बजाय क्या किया, यहाँ पे एक ले लिया हाफ, यहाँ पे हाफ, इन दोनों के बीच में बोल दिया। ये जो पिच है पी में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तभी ना इसका क्रॉस सेक्शन पता चलेगा आपको, एट ज्वाइंट। तो एट ज्वाइंट जब हम प्लेट की बात करेंगे तो एट ज्वाइंट प्लेट का एरिया क्या होगा, तो प्लेट का कुछ एरिया ऐसा रहेगा ना, देखा, मतलब ये P माइनस डी ये तो खत्म हो गया, तो इस लाइन पे हमारा P माइनस डी ही आया डिस्टेंस इतने में, देख रहे हैं आप ये चीज P माइनस डी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सपोज ये इस तरह का है, इस तरह का मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह का समझिए कुछ, है ना। तो ये मान लिया जाए, ये जो फेस देख रहे हैं आगे का जो फेस देख रहे हैं सबसे आगे वाला फेस, इसमें देखिए क्या होगा, आपको डी तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि उतना तो प्लेट नहीं है, उतना प्लेट तो कट गया, होल में चला गया। तो ये P माइनस एक डायमीटर है तो एक डायमीटर डी कर दिए, और इसको हम लोग टी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो थिकनेस इसका है उस टी से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए P माइनस डी इंटू टी करेंगे तो हमारा ये इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है, ये वाला ये क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा, दिस जो यहाँ मैं कर रहा हूँ डार्क, ये क्रॉस सेक्शन निकल के आ गया। इसको हम लोग सिग्मा एटी में जो एक्सियल टेंशन है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस एक्सियल में है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये स्ट्रेंथ निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक और चीज आपको पढ़नी है, बियरिंग ऑफ प्लेट भी पढ़ लेंगे कैसे होता है, ठीक है, उस पर एक और हम लोग चर्चा करेंगे। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर हम पर पिच लेंथ की बात करेंगे तो एक पिच में अगर हमारा एक ही रिवेट आ रहा है तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, उसको P माइनस डी कर देंगे। एक और चीज़ अगर समझिए, मान लिया जाए कि पिच कुछ ऐसा है कि पर पिच लेंथ में हमारा दो रिवेट आ जा रहा है, इस तरह का भी केस आता है कभी कभी, ठीक है, तो आगे जाके डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए दो होल रहता, इस एंड पे दो होल ऐसा कर दीजिए आप, तो आपका क्या होगा बताइए, तब तो आपको घटाना पड़ेगा, दो बार घटाना पड़ेगा, याद है कैसे करेंगे, माइनस यहाँ डी हो गया माइनस यहाँ डी हो गया, मतलब क्या हो जाएगा P माइनस टू डी हो जाएगा, 2D हो जाए। ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि पर पिच लेंथ अगर n अगर वहां पर रिवेट है तो P माइनस एन डी इंटू टी करते हैं, ये भी तरीका है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने का। इसके बारे में हम डिटेल में आपको एक बार बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी फिगर नहीं है, फिगर बना के नहीं बता पा रहे सही से, आपको एक और लेक्चर यहाँ पे लाइव है, ठीक है, उसमें हम लोग इसको कर लेंगे, फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे, ओके। चलिए अभी के लिए एक चीज़ और मैं बता दूं, प्लेट का जब निकल जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे पीपी सॉरी, ये हो गया आपको टीयरिंग स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट बिटवीन रिवेट होल इन टेंशन। जनरली क्या होता है, जो यहाँ पे आपने तीन चीजें देखी, एक क्या देखा आपने पीएस, एक और क्या देखा आपने, क्या बोला पीवी था क्या, पीवी, और एक और आपने देखा पीपी। इन तीनों का ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जनरली हम लोग देखेंगे कि इन्हीं तीनों का रोल है, बाकी आप बियरिंग निकाल लीजिए वो निकाल लीजिए वो सब ज्यादा आता है, ठीक है। प्लेट का अगर निकालेंगे हम लोग बियरिंग वो ज्यादा आएगा ये कम आएगा, तो यही क्या है, यही तीनों जो है फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इसी से हमारा एफिशिएंसी निकल जाता है, ठीक है। अब चलिए एक और टर्म यहाँ पढ़ लेते हैं, जब ये तीनों चीज निकल जाएगा हमारा, तब हमारा एक और टर्म आता है
रिवेट वैल्यू, राइट। रिवेट वैल्यू किसको बोलेंगे? तो रिवेट वैल्यू इज नथिंग, इट इज द स्मॉलर ऑफ पीएस एंड पीबी। तो रिवेट वैल्यू क्या होगा? पीएस और पीबी में जो मिनिमम होगा वो होगा। तो मान लेते हैं अगर हमारा पीएस आता है 150 किलो न्यूटन, ठीक है, पीबी आता है 125 किलो न्यूटन, तो हमारा आर भी कितना हो जाएगा जो इन दोनों में मिनिमम होगा? कितना हो जाएगा? 125। तो रिवेट वैल्यू हमारा आ गया 125। समझ में आया? तो पीएस और पीवी में जो छोटा होगा उसको हम रिवेट वैल्यू बोलते हैं। अब आइए एक और टर्म आता है कि एफिशिएंसी क्या होगा। सो एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट इज, एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट इज डिनोटेड बाय ईटा, इस तरह से। उसके बाद देखेंगे ऊपर में क्या लिखा था है? स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट। अब ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है जो ऊपर लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। मतलब जो सॉलिड प्लेट है उसका स्ट्रेंथ नीचे आ रहा है और ऊपर क्या आ रहा है? जो रिवेटेड ज्वाइंट का स्ट्रेंथ है इनटू 100। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा एफिशिएंसी का। अब यहाँ पे हम लोग को दोनों चीज समझना होगा। तो पहली बात आती है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट क्या होगा? सो दिस वुड बी मिनिमम ऑफ पीएस, पीबी और पीपी, जो मैंने अभी आपको तीनों चीजें बताई। पीएस जो आपका शियर में रिवेट का स्ट्रेंथ है, पीबी जो बियरिंग में रिवेट का स्ट्रेंथ है, और पीपी जो प्लेट का जो स्ट्रेंथ है इन टेंशन। ये तीनों निकाल लीजिएगा और तीनों में आपका मिनिमम जो होगा, मान लिया जाए हमारा पीपी जो है ये हम मान लेते हैं 95 किलो न्यूटन आ गया। तो बताइए कि इन तीनों में से कौन मिनिमम हुआ? 95 हुआ। तो हमारा ऊपर कितना आ जाएगा? 95 किलो न्यूटन आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट है वो निकाल लेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट क्या होगा? ठीक है, अगर पर पिच लेंथ की बात करेंगे, ठीक है, पर पिच लेंथ की बात कर लेते हैं, तो एक पिच मतलब 1 पी हो गया। तो पी इंटू, ठीक है, पी इंटू टी, मतलब एक पिच लेंथ की बात कर रहे हैं, मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। स्मॉल पी इंटू टी सॉलिड एरिया हो गया, हमने डिडक्शन किया ही नहीं, हमारा होल जो था उसको हटा दिया तो सॉलिड प्लेट निकल गया, इंटू सिग्मा ए टी जो एक्सियल में हमारा परमिसिबल स्ट्रेंथ है, स्ट्रेस है। तो स्मॉल पी इंटू टी अपन ये कर दिया हमने। मान लेते हैं ये हमारा कुछ आ जाए, जब माइनस डी नहीं करेंगे तो सपोज कितना मान लें, मान लेते हैं 105 चलेगा। तो इसको अगर आप करिएगा 105 किलो न्यूटन इंटू 100, तो जो परसेंटेज आएगा दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट। मतलब अगर पी एस इतना आ गया, पीबी इतना आ गया, तो हम रिवेट वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद पी एस निकल गया, पीबी निकल गया और पी भी निकल गया है, तब हम एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं रिवेटेड ज्वाइंट का। ओके, क्लियर हुआ क्या ये चीजें? यस सर। सबको क्लियर है? Yes, ठीक। sir. उसके बाद एक और टर्म मैं समझा दूं Yes, sir. आपको, एक और टर्म यहाँ पे समझा देते हैं आपको कि नंबर ऑफ रिवेट कैसे निकालेंगे। तो मान लिया कि हमारा टोटल लोड पूछ रहा है कि 300 किलो न्यूटन उसको लोड कराना है हमको किसी भी ज्वाइंट को, और हमारा रिवेट वैल्यू मतलब क्या हुआ, ये क्या है? मिनिमम ऑफ पी एस एंड पी बी, इन दोनों में जो मिनिमम है। आर भी कितना था बताइए? 125 मिनिमम था ना इन दोनों में, याद आया क्या? यस सर। तो हमारा नंबर ऑफ रिवेट्स कितना होगा बोलिए फटाक से? 300 अपॉन 125 करके डिवाइड करके बताइए कितना आया? 2.4 आ रहा है सर। 2.4 सर। 2.4, राइट। लेकिन हमको 2.4 Yes, फ्रैक्शन में तो रिवेट लेंगे नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे आप 3 रिवेट लगाइए, 3 करेंगे। यहाँ पे आप 3 रिवेट लगाइए। तो अब आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपको पीएस निकालने आता है, पीबी निकालने आता है, और हम आपको कुछ लोड दे दें, तो आप ये हमको जरूर बता दीजिएगा कि नंबर ऑफ रिवेट इज दैट, राइट। नंबर ऑफ रिवेट क्या होगा आप बता पाएंगे? बता पाएंगे कि नहीं बताइए, है ना? यस सर। चलिए, तो इतना चीज आपको समझ में आ गया क्या? आज का जो भी चीजें आज मैंने बताई, ये चीजें अगर आप समझ गए हैं
तो आगे का जो सेशन होगा काफ़ी आसान होने वाला है। आगे का जो रिवेटेड जॉइंट का डिजाइन है आप बिल्कुल समझ जाएंगे और कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है? यस सर। चलिए इसके बाद Yes, sir. इसके बाद की जो भी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, ये सब चीज़ें अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। थोड़ा सा टीयरिंग स्ट्रेंथ जो है, टेंशन में जो स्ट्रेंथ प्लेट का है उस पर एक बार और देखेंगे कैसे निकालते हैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए एक चीज़ और छूट रहा है, पिच को छोड़ देते हैं, पिच को बाद में देख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए पिच ऑफ रिवेट आपको निकालना है और नहीं पता है तो रफली आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है कि माइनस हम लोग जो प्लेट का स्ट्रेंथ है उसको RB से मल्टीप्लाई कर देंगे और पिच निकल जाएगा। तो ये भी तरीका है निकालने का, और उसके बाद चेक कर लेंगे इसके लिए कि मिनिमम मैक्सिमम से हमारा सही है कि नहीं। मिनिमम और मैक्सिमम से चेक करेंगे पिच को, तो वो तरीका मैं बताऊंगा आपको, डिजाइन में क्लियर हो जाएगा। एक और चीज़ आप नोट कर लीजिए, काफ़ी ये पूछा जाता है, न्यूमेरिकल में आएगा कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये चीज़ कि नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट क्या होगा। मान लीजिए आपको सीधा 2 प्लेट दे दिया, ओके, एक बोल दिया 12 mm का प्लेट है, एक बोल दिया आपका 15 mm 16 mm का प्लेट मानते हैं, ठीक है, दे दिया। अब आप बोलिएगा कि हमको तो नॉमिनल डायमीटर दिया नहीं रिवेट का क्वेश्चन में, हम क्या करें। उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, देयर इज अ फॉर्मूला, ठीक है, अनविन फार्मूला इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो फाई इज इक्वल टू 6.01 रूट अंडर टी। तो टी क्या है यहाँ पे, टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो हमको बता दीजिए खटाक से कितना mm आएगा फाई इस केस में, बिकॉज टी इज मिनिमम, टी इज क्या हो जाएगा आपको 12 mm 21.81 आ गया क्या 20.81। 81 ठीक है, तो 20.8 तो देखिए हम लोग क्या करते हैं जनरली, जब भी फाइल लेंगे तो इसको एज्यूम ही करना है, तो थोड़ा सा इसको हम 22 कर लेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में अच्छा नहीं लग रहा है, या 21 अच्छा नहीं लग, ऑड नहीं लेंगे हम लोग, 22 कर ले, 20 कर ले, ठीक रहता है। समझ में आया? तो एजम्पशंस पे भी टिका हुआ है डिजाइन जो भी है, क्योंकि मान लीजिए फाइल नहीं दिया मैंने, अभी 20 यहाँ 20.81 निकल रहा है, हम वहाँ बोल रहे हैं आपको 22 लीजिए, तो इससे घबराना नहीं है, आप ले सकते हैं। ठीक है, 20.81 उसको ज़्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? चलिए, तो जिधर सेफ्टी जाएगा उधर हम जाके बढ़ के एज्यूम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज इट इन दिस सेशन। हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे आगे के लेक्चर में। ठीक है, थोड़ा सा गियर अप हो जाइए, ठीक है, कि न्यूमेरिकल करना है, डिजाइन करना है, क्योंकि अब आगे का जो पोर्शन है वो डिजाइन में डील करेंगे हम लोग, सीखेंगे हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर है सबको ये चीज़ें। यस सर। Yes, sir. ओके, तो चलिए हम लोग अब इस सेशन को ख़त्म करते हैं यहाँ।